हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, देखो हम लोग आज बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखो इस चैप्टर का ना एक पर्टिकुलर अप्रोच है, कैसा कि तुम्हें चीजें याद करनी है, लाइक तुम्हें एक पास इकट्ठी करके रख लेनी है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीजें होंगी। ठीक है, अगर तुम उनको एक पास रख के पहले ही याद कर लोगे तो तुम जैसे जैसे फाइलम पढ़ोगे तुम्हें वैसे वैसे बहुत ही ईजी लगता चला जाएगा। हाँ, इस चैप्टर में याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं, तुम एग्जाम्पल्स वगैरह एक पेज पे एक पास लिख के लगा के याद करने पड़ेंगे। मतलब बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एक बार कमांड आ गई ना तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, देखो मैं प्रोवाइड कर दूंगी वो चीजें, मतलब एक जगह कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना या अपने पास लिख लेना। देखो इसमें है क्या, जब तुम अपने आसपास देखोगे ऑब्जर्व करोगे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज है, अगर एमसीक्यू आता भी है कि एनिमल्स का स्ट्रक्चर और फॉर्म कैसा होता है तो वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो, एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। इसमें याद करने वाली चीज क्या है कि मिलियन स्पीशीज अभी तक हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हुआ, नीड फॉर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते चलेगी। जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे, हमें उन्हें पहचानना भी है, तो ऑब्वियसली वो क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका नेम रखेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने के लिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उन्हें पर्टिकुलर पर्टिकुलर फाइलम्स में रखेंगे। ठीक है, और जो क्लासिफिकेशन है वो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक पोजीशन में असाइन करने में हेल्प करती है, ताकि अगर कोई नई स्पीशीज आती है तो हम उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, in spite of differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells हो या body symmetry हो या nature of coelom हो या pattern of digestive, circulatory, reproductive system हो। क्या कह रहे हैं कि हाँ, उनके जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको ध्यान रखेंगे अगर, तो हम लोग मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में कर सकते हैं। अब वो बहुत सारी चीजें होती हैं, नीचे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब देखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। देखो ये वाला जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ना, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, अगर तुम वो वाला चार्ट याद करोगे आर्च विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो दे रखा है, वहां पे दिया था ना ये यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर, तुम्हारा जो जब तक आता है तुम्हारा किंगडम एनिमल तो उसमें आता है मल्टीसेलुलर होते हैं सारे, सारे मेंबर्स मल्टीसेलुलर है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells, obviously सब अलग अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात की गई है और यहीं पे पहला जो बेसिस है उसको क्लासिफिकेशन का जो है उसको एग्जाम्पल के साथ बता दिया गया है। देखो बोला गया है कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि जिसमें जो सेल्स हैं वो एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स होती हैं, वो स्पॉन्जेस में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा बोला गया है सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स इन सीलेंट ट्रेड्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो तुम्हें ऐसे बता दिया गया तुम्हारे जो स्पॉन्जेस पेरिफेरल है वो सीलेंट ट्रेड से इस मामले में ऐसे अंतर रखते हैं। सीलेंट ट्रेट में क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो टिश्यू में अरेंज हो जाती है, इसलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, इसके आगे जैसे पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, जैसे प्लैटिहेलमिन्थेस हो गया, अदर हाई फाइला हो गई, जहाँ पे जो टिश्यूज है वो मिलके ऑर्गन बनाएंगे। तो पता ही है ना कि सेल सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अभी नीचे एग्जाम्पल बताऊंगी। अब क्या बोल रहे हैं कि इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और ये सब जो है ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का करते हैं। देखो ये जो तुम्हारा चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसमें है क्या, मैंने सारे लिख रखे हैं फाइलम। ठीक, पहला तो काम तुम्हारा ये रहेगा कि ये सारे लाइन से याद करोगे, उसके बाद जितने भी तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं ये सारे, इनके बेसिस पे कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ है वो तुम याद करोगे। पहला तुम्हारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो सेलुलर तुम्हारा एक ही है, डेट इज पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफेरा तुम्हारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों है, कोई एक टिक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी जो नीचे की आ रही है ये सारी ऑर्गन सिस्टम लेवल की दिखा रही है। ठीक है, लाइन से याद कर लेना, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, इन सबसे होता क्या है, अगर तुम लाइन से याद कर लोगे तो सारे कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें साथ में याद होते चले जाएंगे। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो तुम्हारा एलिब्रेशन वाला फॉर्म होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी कहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, ये आगे बहुत हेल्प करेगा। एस्केलमिन्थेस से डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा, एनालिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम और आर्थ्रोपोड से रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हारा अच्छे से इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो
इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन्स, वही बताया कि ये ऑर्गन लेवल सिस्टम दिखाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लेटीहेलमिन्थेस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि एज अ माउथ और एज अ एनस दोनों ही करती है। यही चीज हमारी माउथ की तरह से परफॉर्म कर रही है और यही एनस की तरह कर रही है। यहाँ पे क्या प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डाइजेशन है वो बेटा तुम्हारा वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक माउथ होएगा और एक एनस होएगा, जैसे हम लोगों में होता है, ठीक है। अब ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप, ठीक। ओपन में क्या होता है, जो ब्लड होती है वो डायरेक्टली हार्ट से आती है और उसमें मतलब जो सेल्स और टिश्यूज होती है वो बात कर जाती है उससे। और जो तुम्हारा क्लोज टाइप होता है प्रॉपर वेन्स वेसल्स ये सब का होता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो थोड़ा सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, और डायमीटर की बेसिस पे आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज तीनों हो सकते हैं, ठीक। अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे, ठीक है, तो क्लोज सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन सी, एक तुम्हारी एनेलिडा और एक तुम्हारा कॉर्डेटा, बाकी सारे ओपन में आते हैं, ये चीज याद रखो, ठीक। इसी से क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर सिमेट्री की बात की जाए तो तीन तरीके की होएगी, या तो सिमेट्री होएगी ही नहीं तो असिमेट्रिकल बोलेंगे, या सिमेट्री होएगी तो उनको हम कहीं से भी काटें वो मतलब दो प्लेन्स में दो इक्वल हाफ्स में कट जाएंगे, उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। या फिर सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होएगा जैसे कि ह्यूमंस होते हैं, एक ही प्लेन से हमें काट एक ही तरीके से काटा जा सकता है जहाँ से सिर्फ दो मतलब आएंगे, हाफ्स आएंगे, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक। अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। Animals can be characterized on the basis of their symmetry. जो स्पॉन्जेस होंगे बेटा वो असिमेट्रिकल होंगे, यानी कि कोई भी प्लेन कहीं से भी पास कर जाए उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता है इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेकिन अगर कहीं भी एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गन्स इनटू आइडेंटिकल हाफ, तुम्हारा सर्कल हो गया, इसको तुम कहीं से भी काटो तुम्हें दो इक्वल हाफ्स मिल ही जाएंगे, उसको रेडियल सिमेट्री बोल रहे हैं। और जो तीसरी है वो उसमें कोई एक ही ऐसी लाइन होगी जहाँ से काटने पे आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट चीजें आ जाएंगी, वो बायलेटरल होगी, ठीक है। तो कोई इसके एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ है, हाँ। अब इसमें क्या तुम्हें इजी पड़ेगा याद करने में, स्पॉन्जिस एसिमेट्रिकल है वो तुम्हें पता है, लेकिन रेडियल कौन कौन सी है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, वो भी इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। और इस चीज से तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, जो इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, जो उसका यंग वर्जन होएगा वो बायलेटरल शो करेगा। तुम्हें याद कर रखना है कि जो रेडियल है वो तीन शो कर रही है, कौन, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, बाकी सब बायलेटरल शो कर रहा है, ठीक। अब देखो, अ, ये डायग्राम देख लो बेटा, ये रेडियल है, देखो किसी भी हाफ से जा रहा है और बायलेटरल में एक ही हाथ से कट हुई है। अब अगर तुम बात करोगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की, तो एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दो होंगे जिसमें एक एक्टोडर्म और एक तुम्हारा एंडोडर्म। एक्टोडर्म तुम्हारी बाहर की होएगी, एंडोडर्म तुम्हारी अंदर से अंदर की होएगी, एंडो का मतलब ही एंड अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, इंटरनल। तो यहाँ पे इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ठीक। एग्जाम्पल इसका हो गया सिलेंड्रेटा। पर अगर मान लो कोई एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर से, जिसको हम लोग मीजोग्लिया बोलते हैं, वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक। तो वो होता क्या है, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, अरे यार, डिप्लोब्लास्टिक में एक अनडिफरेंशिएटेड चीज वो होती है बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं मीजोग्लिया। और अगर इसका हायर वर्जन में जाएंगे तो इस मीजोग्लिया की जगह मीजोडर्म आ जाती है, जो अच्छे से डिफरेंशिएट वगैरह होती है, और जब ये प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं, ठीक है। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm, जो डिप्लोब्लास्टिक में मीजोग्लिया थी उसकी जगह ले ली काइंड ऑफ इसने, या वही डिफरेंशिएट हो गई है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक। इसको चार्ट में देखो, देखो तुम्हारे सीलेंट्रेटा है, टिनोफ्लोरा है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, फिर तुम्हारे प्लेटीहेलमिन्थेस से सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक। ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को अगर याद कर रहे हैं। और देखो तुम्हारे इसमें दिखाया गया डायग्राम में, देखो ये मीजोग्लिया है बेटा डिप्लोब्लास्टिक में, और जो तुम्हारा डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे मीजोडर्म। अब देखो सीलोम की बात करते हैं। Presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is very important in classification. अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following characteristic is very important in classification, तुम क्या बोलोगे, सीलोम के बेसिस पे, ठीक।
यहाँ पे ये लाइन दे रखी है। अब देखो, वो बॉडी कैविटी जो लाइन होती है बाय मेसोडर्म, उसको हम लोग सीलोम बोलते हैं। ठीक, एनिमल्स कॉजिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। ठीक, अब इसमें कौन कौन आएगा? एनालिड्स आएंगे, मोलस्क आएंगे, आर्थ्रोपोड आएंगे। ठीक है, ये सब आएगा। अब देखो, कुछ एनिमल्स में जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, इंस्टेड जो मेसोडर्म है वो एज अ पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो इसमें दिखाया गया है। ऐसे को हम लोग सीडोसेलोमेट्स बोलते हैं। एग्जांपल एस्केलमेंथिस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। कौन है सीडोसेलोमेट्स? तुम्हारा एस्केलमेंथिस। और जिनमें मतलब होती ही नहीं है, ठीक, उसको हम लोग कैविटी है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं, तो उसको हम लोग एसिलोमेट बोल रहे हैं। एग्जांपल है प्लेटिहेलमिन्थिस। ये वाला डायग्राम देखो। ऊपर चलो पहले, और यहाँ देखते हैं। देखो, यहाँ तक तो सीलोम की बात ही नहीं की गई है। प्लेटिहेलमिन्थिस तुम्हारा एसिलोमेट है, एस्केहेलमिन्थिस तुम्हारा सीडोसेलोमेट है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जितने नीचे आ रहे हैं वो सारे सीलोमेट है। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं सेगमेंटेशन पे। कुछ एनिमल्स में बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब कुछ ये नहीं बोला गया है कि इतनी होनी चाहिए, मतलब कुछ की तो रिपीटेशन होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब अर्थ फॉर्म देखते हो तो उसको ऐसे देखते हो ना, लगभग लगभग कुछ कुछ ऐसे उसकी आती है प्रेजेंटेशन। तो उसमें ये जो पैटर्न शो होता है ना, इसको लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इस फिनोमेनन को मेटामेरिज्म बोल रहे हैं। ये शब्द अच्छे से याद रखना, मेटामेरिज्म, मेटामॉर्फिज्म, और अभी आगे चीजें आएंगी उसमें कंफ्यूज मत होना, ये मेटामेरिज्म है। ठीक, अब देखो, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड है। अच्छा, मोस्टली तुम्हारे जितनी भी चीजें दे रखी है या पूछी जाएंगी डेरिवेशन में, तो वो मोस्टली मेसोडर्म से ही डिराइव्ड है। आगे जितना पढ़ोगे सब में तुम देखोगे धीरे धीरे। Protocord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. तुम्हें साइड याद रखना है, ठीक है। और जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं होती है उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स में सिर्फ जो तुम्हारा फाइलम कॉर्डेट आएगा वही आएगा, बाकी सारे तुम्हारे नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। ठीक, देखो ये देखो, यहाँ पे दे रखा होगा शायद। तो सेगमेंटेशन की अगर बात करें हम लोग, ये देखो, तो प्लैटीहेलमिन्थिस में एब्सेंस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट में तुम्हारी ट्रू सेगमेंटेशन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब में फॉल्स है, यहाँ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, जो नोटोकॉर्ड है तुम्हारी वो एब्सेंट है टिल हेमिकॉर्डेटा और प्रेजेंट है इन कॉर्डेट्स। ठीक, अब ये वाला बॉडी प्लान की अगर बात की जाए तो वही शायद मैंने उसको एलिब्रेट किया है। इसमें सेल एग्रीगेट होते हैं पॉरीफेरा में, ये ब्लाइंड सैक है, ये ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड सैक, ये ट्यूब विद इन ट्यूब है, ये याद रखना प्लैटीहेलमिन्थिस। ये चार्ट याद करना है। और सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया गया था कि एनालिडा कॉर्डेटा ही क्लोजर ऑक्साइड ओपन टाइप। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये चार्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो एनिमेलिया जो है मल्टी सेलुलर है। अब इसको तुमने दो बेसिस पे बांट दिया तुमने, एक सेलुलर और बाकी टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर में तुम्हारा सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज पॉरीफेरा, और उसमें भी ये मोस्टली असिमेट्रिकल है और ये असिलोमेट है। अगर तुम इनकी बेस पे जाओगे तो इनमें रेडियल और बायलेटरल दो चीज की सिमेट्री होती है। रेडियल में तुम्हें दो मिलेंगे, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और एडल्ट ऑफ इकानोड्रोमेटा मिलेगा तुम्हें। ठीक है, अब बायलेटर में तुम्हें बाकी तीनों मिलेंगे, और उसमें किस पे, मान लो तुमने बॉडी कैविटी के बेसिस पे कर दिया, तो असिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट हो जाएगा, आ में असिलोमेट में आएगा प्लैटीहेलमिन्थिस, सीडोसिलोमेट में आएगा एस्केलमिन्थिस, असिलोमेट में एनालिडा से कॉर्डेटा तक के सब आ जाएंगे। एडल्ट ऑफ इकानोड्रोमेटा तुम्हारा क्या होएगा? असिलोमेट में आएगा, सॉरी रेडियल सिमेट्री में आएगा, और बायलेटर में तुम्हारा क्या होएगा? यंग वर्जन आएगा। ठीक है, तो लाइन दे भी रखी है, इकानोड्रोमेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटर सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, अब देखो, ये वाला मैंने इसमें इसलिए ऐड कर दिया है कि ये तुम याद कर लेना, और याद कर लोगे तो आगे जितना पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ना साथ साथ और अच्छे से होता चला जाएगा। देखो, अगर तुम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करो, ये इस टॉपिक से हटके है, याद करने वाला है, तो उसमें 5 होंगे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। अभी आगे जब तुम पढ़ोगे ना तो बताया जाएगा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें है, एक्सटर्नल किसमें है, ऐसे करके। ठीक, तो अगर तुम्हें एक्सटर्नल याद है तुम इंटरनल वाला अपने आप ही टिक कर लो। कौन कौन से होते हैं? टीनोफोरा, इकानोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, बोनी फिशेस तुम्हारी, और एम्फीबिया। ठीक, अगर एक्सक्लूसिव मरीन की बात की जाए तो टीनोफोरा आता है, इकानोड्रोमेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है, और अभी आगे आएगा प्रोटोकॉर्डेटा।
डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और बोथ होता है। तो तुम डायरेक्ट और बोथ वाला याद कर लेना, बाकी जितने बचेंगे वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। मैंने को आर्म से याद किया था, यानी कि जितनी वो फिशेस का वो आता है ना, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस दोनों आ जाएंगी, एव्स आएगा, रेप्टिलिया आएगा, मेमेलिया आएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ में कौन आएगा, एस्केलमेंथिस आएगा और आर्थ्रोपोड आएगा। ठीक है। अगर बात की जाए तुम्हारी इसकी ट्रू सेगमेंटेशन की, मैंने बताया कि एनालेडा, कॉर्डेट और आर्थ्रोपोडा है। अगर एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों डायरेक्शन कराने हैं तो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा आ जाता है। ओविपेरस भी अभी आगे आएगा, तो उसमें ऑस्टिक्टिस, मोलस्का, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, आर्थ्रोपोडिया आएगा। क्लोज वाला मैं बता ही चुकी हूँ। इंट्रा सेलुलर में तुम्हें पता है डायरेक्शन, इंट्रा, एक्स्ट्रा, इंट्रा बहुत याद कर लो, बाकी जितने बचेंगे वो एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। हर्माफ्रोडाइट तुम्हारे पॉलीफेरा होते हैं और टीनोफोरा होते हैं। ठीक है। और देखो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एस्केल मंथस से शुरू होता है, अच्छा होना। सर्कुलेटरी तुम्हारा एनालिडा से शुरू होता है। रेस्पिरेटरी तुम्हारा आर्थ्रोपोडा से होता है और एक्सक्रीशन तुम्हारा प्लैटिहेलमिन्थस से होता है। ठीक है। और कॉमन फीचर्स जो एप्स मैमेलिया में होते हैं वो ये होते हैं। ये क्वेश्चन था तो मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, ये याद करना तो आगे तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे करके फाइनल्स कंप्लीट करेंगे।